बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो आप उसमें पूछ सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि इट्स मतलब मैं हूँ इस सेशन में और आगा हैं, और हम दोनों जो है वो आप लोगों को प्रेजेंटेशन स्लाइड्स प्रेजेंट करेंगे और फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करेंगे। तो जो सबसे पहली स्लाइड है वो बेसिकली अबाउट द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है इन द मोटिवेशन लेटर। बेसिकली मैं जो मोटिवेशन लेटर लास्ट 2 ईयर से रिव्यू कर रहा हूँ, और लास्ट ईयर जो था वो एक हमने फेसबुक के ऊपर सिस्टम बनाया था कि यू कैन सबमिट योर लेटर, तो फिर हम उसको रिव्यू करके फॉरवर्ड करते थे। एंड देन जो था वो हम स्टूडेंट्स को कुछ हम सेशंस भी कर रहे थे, कुछ हम लोग ऑन द वर्ड फाइल भी रिव्यू करके दे रहे थे। तो हम सब ने उसमें कुछ काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी जो देख रहे थे, जो रिपीटेडली हो रही होती थी, तो मैंने उनको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया है। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये कि जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेशन लेटर और सीवी जो है उसको डिस्टिंग्विश नहीं करते, बल्कि वो सीवी को अपनी मोटिवेशन लेटर के अंदर समराइज कर देते हैं। तो वही चीज़ें जो सीवी में लिखी हुई होती हैं वो दोबारा से मोटिवेशन लेटर के अंदर भी एग्जैक्ट उसी तरह से लिखी हुई होती हैं। तो जो इसका सलूशन है वो ये है कि मोटिवेशन लेटर में आपने सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को मेंशन करना होता है जो आपके अप्लाइड प्रोग्राम से रेलिवेंट होती हैं, क्योंकि सीवी के अंदर तो आपकी पूरी लाइफ की जो हिस्ट्री है एक तरह से वो लिखी हुई होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बैचलर्स मास्टर्स या जो भी आपने पढ़ा हुआ है, उसके अलावा आपके जॉब एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आपने उन सबको लिखा हुआ होता है। लेकिन मोटिवेशन लेटर काफ़ी ज़्यादा फील्ड स्पेसिफिक टू द प्रोग्राम होता है, तो उसमें आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मेंशन करना होता है जो कि आपके प्रोग्राम से रिलेटेड है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि जो पैराग्राफ्स आप बनाते हैं मोटिवेशन लेटर के अंदर, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, वो बहुत ही ज़्यादा हैphazard तरीके से लिखे हुए होते हैं। जो नॉर्मली मैंने देखा है वो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने मोटिवेशन लेटर को फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी या स्कूल, और फिर वो ऑल ऑफ अ सडन जंप कर जाते हैं अपने फ्यूचर प्लान्स के ऊपर, फिर वो दोबारा से जंप कर जाते हैं अपने यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस के बारे में या फिर अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसका एक सेंटेंस पैराग्राफ फ्लो होना चाहिए जो मैं अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। जो तीसरा पॉइंट है वो ये कि जो पैराग्राफ्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर लेआउट या एक सीक्वेंस जो होती है वो आपने बनानी होती है। तो जब आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखने से पहले एक माइंड मैप बना लें कि आपने कितने पैराग्राफ लिखने हैं, और हर पैराग्राफ के अंदर आपने क्या किस बात को डिस्कस करना है और वो एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड होंगे, और फिर उसके बाद अपने लेटर को आप जो है वो फॉर्मुलेट करें। और जो लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपका जो हर पैराग्राफ होता है वो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड टू द प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं जो कि मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक जनरल सा मोटिवेशन लेटर लिखेंगे तो उससे ये लगेगा कि आपने कोई जो है ना वो एफर्ट नहीं की और यही लेटर आप हर जगह यूज कर रहे हैं। तो आपने रीडर को कन्विंस करना होता है कि दैट यू राइट द लेटर स्पेसिफिकली फॉर दैट प्रोग्राम, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। सो जो पहला पॉइंट था अबाउट LOM एंड CV, तो उसमें डिफरेंसेस मैंने मेंशन किए हुए हैं। जो CV के अंदर होता है वो आपका पास्ट और प्रेजेंट यूजुअली मेंशन्ड होता है, लेकिन आप अपने CV के अंदर अपना फ्यूचर के बारे में फ्यूचर गोल्स को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करते। लेकिन मोटिवेशन लेटर के अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट होता है, वो आपका फ्यूचर प्लान्स होता है कि आप अपने जो जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और फिर फ्यूचर में आप उसे किस तरह से यूज़ करेंगे। सो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि 25-30% आप अपने फ्यूचर प्लान्स को लास्ट पैराग्राफ्स के अंदर ज़रूर मेंशन करें। दूसरा पॉइंट ये है कि सीवी के अंदर आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस को मेंशन करते हैं, लेकिन आपने मोटिवेशन लेटर के अंदर सिर्फ रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज के सीवी जो होता है वो सिर्फ आपके बारे में ही होता है, उसमें आप कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसमें अप्लाई करें उसको नहीं लिखते। लेकिन मोटिवेशन लेटर के अंदर कंप्लीट ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि आप उसमें जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप अपने बारे में तो लिखते हैं, लेकिन आप एट द सेम टाइम प्रोग्राम को भी हाईलाइट कर रहे होते हैं और बार बार इस कनेक्शन को बना रहे होते हैं कि वो प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल क्यों है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट होता है। फोर्थ थिंग इज के सीवी के अंदर आप स्टेटमेंट्स देते हैं या फैक्ट्स हाईलाइट करते हैं, लेकिन मोटिवेशन लेटर के अंदर आपको आइडियाज भी देने होते हैं। लेट्स से कि आप ये आइडिया दे सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम को पढ़ने के बाद
उसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं किसी फ्यूचर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि अगर आप फ्यूचर में पीएचडी करेंगे तो आप किस फील्ड में करेंगे। तो आपने डिफरेंट आइडियाज और एग्जांपल्स के ज़रिए अपने पॉइंट्स को हाइलाइट करना होता है। और जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट है वो ये कि सीवी के अंदर आप काफ़ी आपकी जो टोन होती है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, लेकिन मोटिवेशन लेटर के अंदर आप बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन यानी आप सुपरलेटिव डिग्रीज को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से आप ये कह रहे होते हैं कि आपके पास के अंदर कोई ऐसा इवेंट हुआ था जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, तो आपको एक स्टोरी बनानी होती है जो थोड़ी सी इमोशनल सी होती है, और फिर आप उसको कनेक्ट करते हैं टू द प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग टू। तो ये एक समरी थी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एलओएम एंड सीवी। जो सेकंड चीज़ थी जो मैंने स्टार्ट में बताई थी अबाउट द कोहेजन इन अ पैराग्राफ, तो जो जब आप किसी भी पैराग्राफ को फॉर्मुलेट करते हैं, ये जनरल इंग्लिश के रूल्स भी हैं कि आपको अपने सेंटेंसेस को किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो बहुत सी दफ़ा जो मैंने देखा है वो ये कि बिल्कुल ही सिंपल सी स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं कि आई डिड दिस, देन आई डिड दिस, यानी कि कोई उसमें सेंटेंस के आपस में कोई कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे लिंकिंग वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, जैसे ऑल्दो, विच, फॉर इंस्टेंस। ये बता रहे होते हैं कि जो पिछला सेंटेंस है वो अगले सेंटेंस से किस तरह से रिलेटेड है। एक और चीज़ ये होती है कि एक ही वर्ड को या एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट किया हुआ होता है, जो कि काफ़ी बोरिंग लगता है। तो आप इसमें ये कोशिश कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट के वर्ड को बहुत दफ़ा लिखा हुआ है, तो आप प्रोजेक्ट की जगह असाइनमेंट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट के सिनोनिम्स कौन से हैं और उनको यूज़ करें। और फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन से एग्जांपल दी हुई है सिनोनिम्स की। लेट्स से यहाँ पे आपने इश्यूज लिखा हुआ है तो आप उसको चैलेंजेस लिख सकते हैं, प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। तो आप डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू, डिफरेंट वोकेबलरी के थ्रू अपने पैराग्राफ को ज़्यादा कन्विंसिंग बना सकते हैं। जो थर्ड चीज़ थी वो थी अबाउट द सेंट्रल आइडिया। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिस हो रही होती है कि एक पैराग्राफ के अंदर एक ही सेंट्रल आइडिया होना चाहिए। अगर आपका पैराग्राफ आपकी बैचलर्स के बारे में है तो उसमें आप सिर्फ बैचलर्स को ही मेंशन करें। आप उस पैराग्राफ के अंदर अपनी जॉब एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी मेंशन ना करें, क्योंकि जो जॉब एक्सपीरियंस का पैराग्राफ होगा वो सेकंड या थर्ड होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है, बैचलर स्टडी, सेमेस्टर प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, सिर्फ इन चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। इसमें कहीं भी जॉब एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं है। सो ये अगेन एक मिस्टेक होती है कि एक ही पैराग्राफ के अंदर 2-3 आइडियाज़ लिखे हुए होते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हर पैराग्राफ के अंदर एक सेंट्रल आइडिया हो, और आप ये पहले से डिसाइड कर लें कि किस पैराग्राफ में आपने किस चीज़ को लिखना है, और फिर उसी के अराउंड आप अपने सारे सेंटेंसेस को रिवॉल्व करें। जो लास्ट चीज़ है वो ये कि आपने रेलेवेंसी बिल्ड करनी है। रेलेवेंसी का मतलब ये है कि आपने प्रोग्राम को इटसेल्फ मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ के आखिर में पिक्सनेट प्रोग्राम को मेंशन किया हुआ है। तो आप अपने स्टार्टिंग पैराग्राफ के अंदर ज़रूर लिखें कि आपका जो मोटिवेशन है वो किस फील्ड में है, और आप फिर किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और उस प्रोग्राम का नाम भी लिखें। ये हर मोस्टली लेटर्स के अंदर मिस हुआ हुआ होता है। वो एक जनरल सी स्टेटमेंट लिखी हुई होती है कि आई जस्ट वांट टू अप्लाई फर्दर स्टडीज़, तो वो तो फिर लगेगा कि आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप पिक्सनेट का नाम लिख लें, या आप प्रोग्राम के बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि वेबसाइट पे बहुत डिटेल्स होती हैं, और फिर आप उसको लिखें कि प्रोग्राम में कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोफ़ेसर्स कौन से हैं, और उस प्रोग्राम से आप कौन से सब्जेक्ट या कोर्सेज़ को पढ़ना चाहते हैं। तो प्रोग्राम इटसेल्फ को एक पूरा पैराग्राफ बना के भी लिखा जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा जो स्टार्टिंग और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ्स हैं, उनके अंदर भी आप प्रोग्राम को किसी न किसी तरह से लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स को आप रिलेट कर सकते हैं मास्टर्स प्रोग्राम इरेस्मस के साथ, या आपने ये पढ़ा था तो अब आपके फ्यूचर में इस तरह से काम आ सकता है। तो ये मेरी तरफ से स्लाइड्स थी। अ, आगा अगर आप कुछ में ऐड करना चाहें। Thank you, Mohsen. That was really good. Okay, so little introduction about me. My name is Saga Danish और मैंने अपनी Erasmus 2020 से 2022 में कंप्लीट की थी और मेरा प्रोग्राम जो था वो कॉजी था, कंप्यूटेशन कलर एंड स्पेक्ट्रल इमेजिंग। दैट्स लिटिल इंट्रोडक्शन।
फ्रॉम माय साइड। अच्छा, अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो कवर हो चुकी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम मिस करते हैं जब हम, ये मैं उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ जो कि कंप्लीटली बिगनर्स हैं, जिन्होंने कभी लेटर ऑफ मोटिवेशन नहीं लिखा, और जब वो स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, तो ऑफ कोर्स उनके सामने एक बहुत पहाड़ उनको नज़र आता है। उनको लगता है कि यार वी कैन नॉट डू दैट, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये नहीं लिख सकते हम। तो उनके लिए ये है कि आप पहले लिखने से पहले विदाउट लाइक, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, वो बस लिखना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। वो समझते नहीं कि हम लिख क्या रहे हैं और हम क्यों लिख रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, वो हमसे क्यों मांग रहे हैं ये। अगर हम ब्रेक करें ना लेटर ऑफ मोटिवेशन को, कह रहे हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन, ऐसा लेटर जो मोटिवेशन जाहिर कर रहा है आपकी इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो इससे एक चीज तो यही जाहिर जाहिर हो रही है कि आपकी मोटिवेशन क्या है उस प्रोग्राम के तरफ, ठीक है, ना कि जो है ना हायर स्टडीज की तरफ। तो आपका ज्यादा जो फोकस है ना वो उस प्रोग्राम पे होना चाहिए, रादर देन कि आप ये हाईलाइट करें कि मैं हायर स्टडीज के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो एक ये कॉमन मिस्टेक्स हम बहुत करते हैं। दूसरी चीज जो कि हम बहुत मिस करते हैं, वो जो सेंट्रल आइडिया वाली बात थी, वो तो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसमें ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमने जो भी किया है जिंदगी में हम सब कुछ डाल दें लेटर ऑफ मोटिवेशन में, जस्ट टू इम्प्रेस देम। अब यू कुड, मतलब आप बिल्कुल भी जो है ना फिजिक्स के सब्जेक्ट में टॉप क्लास हो, लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो कंप्लीटली साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, तो वो जो एवेल्युएटर होगा ना वो कहेगा कि ओके नाइस, यू हैव डन रियली गुड थिंग्स इन फिजिक्स, बट दैट इज नॉट, हमारे लिए नहीं है वो हमारे यूज के लिए नहीं है। तो यू हैव टू फिगर इट आउट कि हमारे जिंदगी में जो भी हमने चीजें की उसको फिल्टर आउट करके हमें वो चीजें पुट करनी है जो कि इस प्रोग्राम से रिलेवेंट है। क्योंकि इरास्मस में जो की थिंग है ना वो ये है कि, जो मैंने समझा है मेरे हिसाब से, वो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आर, 3 आर जो मैं बहुत कंसिडर करता हूँ। एक, रिपीटेशन ऑफ एफर्ट्स, जब आप लेटर ऑफ मोटिवेशन बना रहे हैं आपके मल्टीपल ड्राफ्ट्स बनेंगे। दूसरा, रिसर्च, यू हैव टू रिसर्च अबाउट द प्रोग्राम। एंड थर्ड इज द रिलेवेंसी, आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं लेकिन स्टिल यू कैन गेट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द थिंग्स, क्योंकि आप रिलेवेंसी शो नहीं कर रहे प्रोग्राम से। सो ये कुछ चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता था आफ्टर दैट जो मोहसिन ने एक्सप्लेन किया। बट आई थिंक नाउ वी कैन गो फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, और बीच बीच में अगर मुझे कुछ और चीज याद आई, या इफ यू आस्क सर्टेन क्वेश्चन जो कि मुझे लगा कि इसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन करना है, तो देन आई विल डू दैट। ओके, आरिफ खान इज रेजिंग द हैंड, ओके, सर यस आई आरिफ, एम सर आई एम फुली बिगिनर। ओके। और बाकी आपने कहा कि पहाड़ लगते हैं तो इसी तरह पहाड़ ही लग रहा है। इवन इतना कि भी नहीं पता कि कितने पैराग्राफ्स होते हैं। अगर आप ये बता दें कि मेरे पैराग्राफ में, लाइक मैं अपना प्रोफाइल बता देता हूँ। मैंने लास्ट ईयर 2022 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है 3.76 जीपीए के साथ। ओके, पब्लिकेशन तो कुछ नहीं है, और लेटर्स, एक्सपीरियंस लेटर भी है, कोर्स सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है। तो अगर मैं एक्सपीरियंस के साथ लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? कौन कौन सी, कितने पैराग्राफ्स लिखूंगा, कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करूंगा? बस ये क्वेश्चन है। अच्छा, पहले मैंने ये चीज बता दी या शायद मैंने नहीं बताई कि लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है ना वो फिक्स नहीं होता कभी भी। वो, खैर, हम ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोग्राम ही ऐसा है जो कि कह रहा है कि भाई 250 वर्ड्स लिखो, तो 250 वर्ड्स में आप 5 पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, राइट? तो जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यू डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इरास्मस, जहाँ पे ये लिखा बताया गया है या ये कहा गया है कि भाई मुझे आपको जो है ना वो इस सेट ऑफ वर्ड्स में लिखना है, इतना जो है वो वर्ड लिमिट है, ये पैराग्राफ सीक्वेंस होनी चाहिए, या कोई कोई तो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चंस देते हैं आपको, 4 से 3, 3 से 4 क्वेश्चंस, एंड देन यू हैव टू आंसर इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है। लेकिन अगर इफ आई एम कंसिडरिंग कि आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई, तो देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप 5 पैराग्राफ्स पे फोकस करें। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने एग्जैक्टली ये फॉर्मेटिंग
एक्सप्लेन की है वेरी डिटेल वे में कि जो है ना पहला पैराग्राफ कैसे होना चाहिए, सेकंड कैसा होना चाहिए, थर्ड कैसे होना चाहिए, उसको कनेक्ट कैसे करना चाहिए आपस में, सो दैट यू कैन वॉच. अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा तो देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस. सर वो वीडियो कहाँ मिलेगी? वो मैं लिंक आपको मोहसिन उस ग्रुप में अपलोड कर देगा, ठीक है. ओके सर, थैंक यू. आई थिंक ये वो जो एमा ग्रुप पे ऑलरेडी मेंशन्ड है वो वाली वीडियो. यस, ओके. आई थिंक वो तो मैंने बहुत आई थिंक 2022 में अपलोड की थी, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, और मैंने रिसेंटली भी उसको शेयर किया था. बट फिर भी आई विल शेयर द लिंक अगेन आपके रेफरेंस के लिए, नो प्रॉब्लम. मोहसिन यू वांट, ओके देयर इज, यस मायरा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा क्वेश्चन है कि यूजली जैसे अगर लेटर ऑफ मोटिवेशन के बारे में मैंने अभी तक जितनी मतलब सिर्फ इरास्मस से रिलेटेड नहीं पर जनरली मास्टर्स के बारे में देखा है, तो पीपल रिकमेंड कि आप यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के बारे में रिसर्च करें, उनके मतलब मास्टर थीसिस एंड वो, तो ये इरास्मस के लिए भी रिकमेंडेड है. एंड मतलब आप इसको किस तरह से मतलब शुड दिस कम इन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला पैराग्राफ या इसको एक अलग पैराग्राफ आपको देना चाहिए, मतलब व्हाट इज द वे टू गो? राइट. अच्छा, पहले तो ये कि ये वेरी करता है हर प्रोग्राम टू प्रोग्राम. अगर बहुत टेक्निकल प्रोग्राम है जैसे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें तो यस यू शुड डू इट. और अगर आपको, आई डोंट नो आपने मेरी वीडियो देखी है नहीं देखी, लेकिन मैंने अपने उस वीडियो में बताया था कि जो कि सेकंड पैराग्राफ है, जो कि रिसर्च पैराग्राफ जिसको मैं बोलता हूँ, जो कि एक एकेडमिक डोमेन में आता है, उसमें व्हेन यू आर लिस्टिंग योर रिसर्च कि मैंने जो है ना वो ये रिसर्च की हुई है, एंड आगे मैं देख रही हूँ कि आपका जो है ये फैकल्टी या फैकल्टी की बजाय आप रिसर्च ग्रुप अगर मेंशन करेंगे तो दैट विल बी इवन बेटर कि ये XYZ रिसर्च ग्रुप है, वो इस चीज़ पे काम कर रहा है, एंड आई बिलीव कि उनकी रिसर्च और मेरी रिसर्च अलाइन करती है. एंड देन अगर मुझे चांस मिला तो जो है ना इस प्रोग्राम में, तो देन इट विल बी रियली गुड एक्सटेंशन फॉर माई रिसर्च करियर. तो आप इस वे से जो है ना अपने अपने रिसर्च को, और जो वहाँ पे रिसर्च हो रही है. अच्छा, दूसरी चीज़ कभी कभी ये भी होती है कि यू रीड अ पेपर एंड यू से कि यार ये मुझे लगता है कि मैंने जो टेक्निक्स अप्लाई की थी और इन्होंने जो टेक्निक्स अप्लाई की हैं 2 से 3 साल पहले, अभी जाहिर सी बात है क्योंकि हम इवॉल्व करते रहते हैं, देन वी इम्प्रूव थिंग्स. तो आपको ये भी यू कैन मेंशन किया क्योंकि मैंने अपना जो FIP अभी किया है उसमें जो मैंने मेथड्स यूज किए हैं वो इस रिसर्च फील्ड में भी अप्लाई हो सकते हैं. एंड आई बिलीव कि अगर वो मैं अप्लाई करूंगी तो देन इट कुड पॉसिबली यील्ड बेटर रिजल्ट्स. तो ये भी एक अच्छी कोलैबोरेशन हो सकती है बिटवीन मी एंड दैट रिसर्च ग्रुप, एंड ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर मैं इस प्रोग्राम में जो है वो सिलेक्ट हूँ. तो दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट, एंड देयर आर लाइक 100 ways यू कैन कनेक्ट. अब मैं सारा नहीं लिस्ट कर सकता बिकॉज जितने मेरे जहन में आ रहे हैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, बट यू कैन जस्ट ब्रेनस्टॉर्म. आप बहुत बहुत वेज हैं इसके. आप प्रीवियस उनकी रिसर्च उठा सकते हैं, आप जो है ना वो डिफरेंट फील्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक मेथड यूज किया था अपने FIP में जो कि सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस पे था, लेकिन आई फाउंड कि यार ये चीज़ तो मेडिकल इमेजिंग में भी यूज हो सकती है, क्योंकि वो फॉर एग्जांपल लेट्स से अटेंडेंस सिस्टम के लिए था या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के था, लेकिन वो पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए भी यूज हो सकता था. सो दैट्स हाउ यू कनेक्ट डिफरेंट फील्ड्स, एंड दैट्स हाउ यू कैन राइट के जो है ना इरास्मस इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम इसीलिए ही है क्योंकि वो मल्टीपल रिसर्च फील्ड्स को कनेक्ट करता है एंड पॉसिबल कोलैबोरेशंस को जो है ना हमें चांसेस देता है. तो इफ यू राइट समथिंग लाइक दैट then it will be really helpful for you. I Right, hope thank you. Yes, you did. Thank you. Okay. There was okay. Nice Khan. Okay. Yes. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक. Good. सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं पिछले साल भी अप्लाई किया था BDMA के लिए और EDISS के लिए. मैंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है 2019 में और उसके बाद एज आ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ. तो मेरे जो मोटिवेशन लेटर लिखा हुआ है वो मैंने 2-3 दफ़ा मतलब एरास्मस की ही EDIS वालों की जो मुझसे सीनियर थे उनसे भी रिव्यू करवाए हैं.
लेकिन मेरा जो लास्ट पैराग्राफ है, अब मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि मैंने अगर मोटिवेशन लेटर ख़त्म करना है तो मैंने लास्ट पैराग्राफ में यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है कि ये यूनिवर्सिटीज़ है आपकी प्रोग्राम में, इस यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च ग्रुप है। तो क्या ये मैं सही कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं? क्योंकि पिछले साल जब मैंने BDMA के लिए अप्लाई किया था तो मैं रिजर्व लिस्ट में था, मेरा नहीं हुआ था। तो इस साल अब मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या ये इस मेरा मोटिवेशन लेटर की लास्ट पैराग्राफ में मुझे क्या मेंशन करना चाहिए? ये चीज़ काइंडली क्लियर करवा दे थोड़ा। Mohsin, you want to answer it? If you can, I can do it as well, but you can do it if you have something in mind. Yeah, like I think जो क्वेश्चन था वो ये था कि इस साल इन्होंने किस तरह से इम्प्रूव करना है बेसिकली। Yes. सो आई थिंक मतलब मेरी सजेशन तो ये होगी कि आप ये देखें कि लास्ट ईयर जो आपने लिखा था उसमें आपने अगर रिव्यू करवाया था आपको क्या फीडबैक मिला था और आप उसको फर्दर किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक और चीज़ ये कि आपने लास्ट 1 ईयर में लेट्स से अगर आप जॉब कर रहे थे तो आपकी प्रोफाइल में ओवरऑल क्या इम्प्रूवमेंट आई है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि अभी पॉइंट डिस्कस हो रहा था कि रिलेट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम सोच नहीं रहे होते लेकिन वो रिलेट हो रही होती हैं। तो आप किसी पेपर के ऊपर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको लिस्ट डाउन कर लें एंड देन आप देखें कि कौन से बेस्ट तरीके हो सकते हैं प्रोग्राम से अपने आप को रिलेट करने के। आई थिंक ये मेरे ख्याल में होगा अच्छा आपके लिए। ठीक है सर, ठीक है। Thank you, Mohsin. If I can add something, आपका Yes, मैं yes, ये जवाब मेरे हिसाब से हो सकता है। पहले तो अगर आप लास्ट ईयर रिजेक्ट हुए थे, क्या आपने उनसे फीडबैक मांगा था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन माय प्रोफाइल, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ? क्या उन्होंने कोई स्कोरिंग दी थी और क्या आपने फील किया कि आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन में मार्क्स कम थे? इफ दैट इज द केस, ठीक है। अगर नहीं तो ट्राई टू जूम आउट अ लिटिल बिट अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन एंड ट्राई टू एवेल्युएट योर होल प्रोफाइल, क्योंकि कभी भी वो एक चीज पे रिजेक्ट नहीं करते एरास्मस वाले, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू फिगर आउट पहले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि क्या आपके प्रोफाइल में कुछ और इशू तो नहीं है जो कि इम्प्रूव हो सकता है, या जहाँ पे आपको मार्क्स कम मिल रहे हैं। बी इट, कभी कभी ये होता है आपको रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो भी लेट डाउन कर लेते हैं। कभी कभी जो है ना वो आपकी जो प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन है वो सही तरीके से नहीं होती, ठीक है। तो मे बी यू आर नॉट हाईलाइटिंग एवरीथिंग करेक्टली, या क्या आपने CV अपनी सही तरीके से रिव्यू करवाई थी। दीज आर द फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू कंसीडर। उसके बाद इफ यू फील कि नहीं, आई बिलीव कि वो सारी चीजें सही हैं लेकिन लेटर ऑफ मोटिवेशन में ही इशू आ रहा है, तो देन अगर मैंने आपकी बात सही समझी है तो यू आर लिस्टिंग the research thing at the last, and this is something, even though सारे letter of motivations different होते हैं, then there is no fixed format, जैसे मैंने पहले भी कहा था। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं कभी भी लास्ट में ये चीज नहीं लिखता कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज या फैकल्टी में क्या काम हो रहा है, बिकॉज लास्ट पैराग्राफ जो होता है वो समरी होती है आपकी, हाउ यू कंक्लूड योर लेटर ऑफ मोटिवेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो एजुकेशनल या रिसर्च पैराग्राफ में जहाँ पे बात कर रहे हैं, इट्स बेटर कि वो जो आप ये रिसर्च वाला टॉपिक है या रिसर्च वाला जो ये पॉइंट है, ये आप सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में लिखें। अपने फ्यूचर गोल्स में लिख सकते हैं, आप ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में लिख सकते हैं, रादर देन राइटिंग एट द वेरी लास्ट। तो दिस कुड बी वन प्रॉब्लम इज वेल, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हमारी स्टार्टिंग और फिनिशिंग जो है ना वो अच्छी नहीं होती, कंटेंट हमारे पास बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन मसला ये होता है कि हमें स्टार्ट करना नहीं आता, और अगर हमने कोई चीज अच्छी स्टार्ट कर ली है हमें फिनिश करना नहीं आता उसको। सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस कि क्या आप सही से स्टार्ट कर रहे हैं। जो चीज आपने बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट की है, आपने सेकंड थर्ड पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा है, क्या आप फोर्थ एंड फिफ्थ पैराग्राफ उसको जो है वो उसके साथ जस्टिस कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू कंसीडर एज वेल। तो ये आप शायद मोहसिन को दोबारा भेज सकते हैं, अगर आपने अब पहले नहीं भेजा फॉर रिव्यू, then he can review it again
for you as well. Okay, sir. Thank you so much. I will incorporate these mentioned suggestions, and after that, will surely contact Mohsin Saab. Thank you so much for your time, sir. All right, man. Good luck. Bye-bye. Yes, Aisha. अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। मैंने अपना मास्टर्स किया था 2016 में, और मेरा जो थीसिस था वो बायोमेडिकल इमेजिंग पे था। तो मैं एक्चुअली कश्मीर से हूँ, तो मैं कश्मीर में वापस आ गई थी और हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो मैंने फिर आके यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। बट उसके बाद फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम जॉब की दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। बट प्रॉब्लम ये है कि अब मैं एरasmus मंडस में अप्लाई करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग कर सकूँ और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकूँ, क्योंकि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हूँ लेकिन मुझे फुली फंडेड नहीं मिल रही। आई थिंक बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस जो उससे रिलेट नहीं करता। तो अब मैं फिर अपना जो फील्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस वाली साइड पे रखना चाहती हूँ। तो तब मैंने जब थीसिस किया था तब मैंने पेपर पब्लिश किए थे, बट वो इतने हाई क्वालिटी के नहीं थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जब लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखूँ तो मैं अपना जो पुरानी रिसर्च है उसको, और जो मैं आगे प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहती हूँ वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड ही है, तो मैं उसको कैसे जस्टिफाई कर सकती हूँ कि मैं इसको, मतलब कि फिर वो आपकी थोड़ी रेपुटेशन हो जाती है ना सब्जेक्ट्स के लिहाज से, तो उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? Do you want to answer, Mohsin? Do you have something in mind? I can do it afterward. या आई मीन मेरे ख्याल में अगर आपके पास मास्टर्स है और पब्लिकेशन भी हैं तो फिर तो ये काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं विच आप यूज़ कर सकती हैं फॉर हाईलाइटिंग इन मोटिवेशन लेटर। और मुझे वो क्लियर नहीं हुआ कि रिपीटेशन क्यों होगी, क्योंकि अगर मतलब प्रोग्राम के अंदर भी वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी आपके रिसर्च के अंदर भी थे या आपको ऑलरेडी अपने मास्टर्स में पढ़ चुकी हैं, तो वो तो फिर एक प्लस पॉइंट है कि आप रिलेट कर सकती हैं कि आपको बैकग्राउंड नॉलेज है और आप उसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहती हैं। और मेरे ख्याल में इसमें फ्यूचर एलिमेंट ज़्यादा आएगा कि आप उसका फ्यूचर बताएं कि किस तरह से आप यूज़ करना चाहती हैं अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को फॉर द फ्यूचर, और वो फिर उसमें प्रोग्राम का क्या रोल होगा। तो मेरा सजेशन ये होगा। थैंक यू, मोहसिन। अच्छा जी, पहले तो ये बात कि आपने अगर मास्टर्स की है 2016 में एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2024, तो देन 8 साल में आपने क्या काम किया है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रही हैं। पहली चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है, आपने उस रिसर्च गैप को कैसे यूटिलाइज किया है टुवर्ड्स दैट प्रोग्राम। देखें ना, कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा सा ऑफ एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन चलें, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी गेम के लिए, क्रिकेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो अगर आपने एक ब्रेक ले लिया, आपको इंजरी हो गई या कुछ भी हो गया, एंड देन यू हैव लाइक सर्टेन 6 to 7 years, एंड नाउ आप अपने आप को सिलेक्ट करवाना चाह रही हैं फॉर T20 या वनडे ODI फॉर्मेट्स में। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा सिली एग्जांपल है, लेकिन यू हैव टू मेक द सिलेक्टर्स फील कि आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया है फॉर दीज 7 years। ठीक है, तो आपको भी इवेल्यूएटर्स को पहले ये समझाना पड़ेगा उस लेटर ऑफ मोटिवेशन में कि आपने इन 6 से 7 सालों में जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रही हैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया है, क्या आपने कोर्सेज किए हैं, क्या आपने पेपर्स पब्लिश किए हैं, और जो भी आपने काम किया है क्या वो रिलेवेंट है या नहीं है। अगर आपने हाई क्वालिटी पेपर्स भी लिखे हैं ना एंड दे आर नॉट रिलेवेंट, तो मे बी आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी कम कंसीडर की जाए। पहली बात। दूसरी बात कि आप ये बोल रही थी कि मैं कनेक्ट कैसे करूं। एक चीज ये है जो कि एरास्मस में कंसीडर की जाती है कि इन इवन इफ दे आर नॉट रिलेवेंट, लेकिन आप रिसर्च बैकग्राउंड तो आपका स्ट्रांग है ना, आपके पास पब्लिकेशंस हैं। अगर आप दोबारा मास्टर्स करना चाह रही हैं तो कंसीडरिंग टू दोज पीपल जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं, आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि यू नो हाउ टू डू रिसर्च, आपको पब्लिश करना आते हैं पेपर्स, एंड यू हैव काइंड ऑफ अ बेसिक नॉलेज अबाउट दोज सब्जेक्ट्स जो कि एडवांस लेवल पे पढ़ाए जाएंगे ऑफ कोर्स। अब जो आपने कश्मीर में या कहीं पे भी वो सब्जेक्ट्स पढ़े थे
उनकी मे बी अंडरस्टैंडिंग इतनी ना हो आपके पास जितनी यूरोप में है, क्योंकि एडवांस लेवल पे वो चीज़ें समझाई जाती हैं। तो दैट यू कैन से कि इवन इफ मैंने मास्टर्स की भी हुई है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, या वो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े भी हुए हैं, लेकिन अभी भी मेरी अंडरस्टैंडिंग वो उतनी नहीं है। एंड दिस प्रोग्राम विल हेल्प मी बेसिकली टू अंडरस्टैंड those subjects at a very higher level or at a very advanced level, and that can basically lead me to a PhD position जो कि मेरा end goal है। So that's how you connect things मेरे हिसाब से। Do you understand it? या Did you understand? आई थिंक मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं इसका आंसर देना चाहती हूँ कि मैंने अपनी गिटहब पर फाइल बनाई थी ताकि मैं आगे अप्लाई कर सकूँ। तो उस पर मैं तो बिगनर लेवल बेस्ड प्रोजेक्ट करती रही हूँ, और उसके बाद अभी रिसेंटली मैं एक 10 वीक का रिसर्च बेस्ड कोहरट प्रोग्राम था USA का डाटा साइंस के रिलेटेड, तो उसमें Perfect. मैं सिलेक्ट हुई थी। तो वो मेरा अभी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। जी, तो आप ये जो चीज़ है ना, अगर आप डेटा साइंस रिलेटेड प्रोग्राम में अप्लाई कर रही हैं तो यूटिलाइज दैट कि भाई इवन मेरी मास्टर्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट बैकग्राउंड में थी, लेकिन क्योंकि जो है वो टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों की तरफ हम जो है वो ज़्यादा मुतवज्जा हो रहे हैं, और हम जो है वो ज़्यादा डेटा साइंस और इस अभी करंटली ये हॉट टॉपिक्स हैं, तो मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहती थी। एंड दैट्स वाई मैं जो है वो मैंने ये कोर्सेज किए ताकि मैं और मास्टर्स कर सकूं एंड अपनी फील्ड जो है वो स्विच कर सकूं टुवर्ड्स दिस, जो कि करंटली जो है वो बहुत हॉट टॉपिक है। सो दैट्स हाउ यू कैन जस्टिफाई योरसेल्फ इन लेटर ऑफ मोटिवेशन। ओके, थैंक यू। ओके, केसर खान। ओके, लोअर केसर खान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन और नो? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, मारिया अब्बासी। जी मारिया। Assalamualaikum. Am I audible? Yes, you are. So I am basically electronic engineer and I do have a few questions. मैंने बहुत सी जगह पे पढ़ा है कि few of the people say कि story base start करना चाहिए अपना जो भी motivation है, और कुछ कहते हैं कि don't waste the words limit by portraying any kind of lame story about your childhood or about any incidents. तो please clarify about this point. और दूसरा point ये कि volunteering experiences के बारे में हम कैसे mention कर सकते हैं? Like I have a vast experience of 4-year volunteering experience, तो मैं उसको किस तरह और किस उसमें पैराग्राफ में ड्राफ्ट करूं? और इसके अलावा द थर्ड पॉइंट इज़ कि मैंने डायरेक्टली रिसर्च ग्रुप में काम नहीं किया। एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मलेशियन स्कॉलर के साथ रिसर्च असिस्टेंटशिप करने में, मतलब आई हेल्प हिम इन ड्राफ्टिंग द पेपर एंड डूइंग ऑल द सेकेंडरी रिसर्च that topic is related to my interest of the logistic management and environmental management. So how can I mention that research assistantship, because I have not directly worked in that research? मतलब थोड़ा सा मेरा एफर्ट्स लगे हैं एक ड्राफ्ट करने में, एक मैंने सेकेंड भी रिसर्च की है, तो हाउ आई कैन मेंशन ऑल दीज थिंग्स? थैंक यू। ओके, जस्ट अ क्विक क्रॉस क्वेश्चन, ये आपने ड्यूरिंग बैचलर्स किया है राइट? नहीं, अभी मैं जॉब कर रही हूँ एज अ प्लानिंग इंजीनियर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। ये मैंने रिसेंटली किया है, लाइक इट्स इन द आपने बैचलर्स कब किए? इन 2021 दिसंबर 2021। ओके, सो इट्स वेरी नियर, तो हाँ सही बात है। अच्छा जी, अब हाँ, जो मेरी पब्लिकेशंस है ना जो मलेशियन स्कॉलर के साथ, वो अंडर द पब्लिकेशन प्रोसेस है, मतलब अभी हमने कंप्लीट कर ली है। गुड गुड। मोहसिन, शुड आई गो फर्स्ट और डू यू वांट टू गो? नहीं, आप यू कैन गो फर्स्ट। ओके, अच्छा जी, अब पहले तो जो आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात की, आई माई सेल्फ आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एज वेल, और जब मैं ड्राफ्ट कर रहा था अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन बैक इन 2019 इन माई 7th सेमेस्टर, तो आई हैड द सेम थॉट्स कि एक पॉसिबिलिटी कि हाँ ठीक है, ये मैं एक स्टोरी बना के लिखूंगी तो देन इट कुड अट्रैक्ट द एवेल्यूएटर्स। यहाँ पे एरास्मस में दिस डजंट वर्क, दिस वर्क विद वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक, जैसे मोहसिन ने बताया था। यू आर राइटिंग अ लेटर ऑफ मोटिवेशन जहाँ पे आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप इस प्रोग्राम की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुई, नॉट टुवर्ड्स द फील्ड। पहली बात, ठीक है, क्योंकि वो
अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है तो कोई ना कोई मोटिवेशन होगी आपकी, बट नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर अ मास्टर्स। एंड दूसरी चीज, हमारे जो लोग समझने में गलती करते हैं कि दिस इज नॉट मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, दिस इज बेसिकली मास्टर्स इन सम काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो आप उस स्पेशलाइजेशन की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुई, दैट यू हैव टू राइट। ठीक है, ये आपका जो है वो पहले सवाल का जवाब है कि आप जितना डायरेक्ट हो सकती हैं उतना डायरेक्ट हो। डू नॉट राइट दीज ड्रामेटिक स्टोरीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको जो है ना और आपके चांसेस कम कर लेगा। दूसरा सवाल आपका ये था कि वॉलंटियर कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉलंटियर, स्पेशली यूरोप में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है ये। और लेकिन बात ये है कि आप उस चीज़ को लिख कैसे रहे हैं। अब मैंने भी बहुत वॉलंटियर काम किया था, और अगर मैं सिर्फ लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये लिखता कि मैंने यहाँ पे काम किया है, मैंने इस कॉन्फ्रेंसेस में काम किया है, तो दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड इन योर सीवी। तो व्हाट्स द डिफरेंस? कोई फर्क नहीं है ना। व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली कि आप ये लिख सकती हैं, एज मेंशन माय सीवी, मैंने बहुत वॉलंटियर काम किया है, लेकिन आउट ऑफ दोज ये स्टैंड आउट है मेरा, ये स्टेप। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज सीखी थी, मैंने इस कम्युनिटी के लिए काम किया था, एंड थ्रू दैट मेरे अंदर एक इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हुए थे। यू हैव टू टेल योर एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। द लास्ट थिंग, हम जब रिसर्च करते हैं ना, जब हम कोई भी चीज करते हैं, बेसिकली वी आर कोलैबोरेटिंग। ठीक है, तो आपके एफर्ट्स कभी भी कम नहीं होते जितने हम कंसिडर करते हैं ना। आपके एफर्ट्स ठीक है प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकते हैं, लेकिन कम या ज्यादा नहीं होते। ठीक है, क्योंकि आपका भी काइंड ऑफ पार्ट है उस रिसर्च में। एंड अगर आपकी पब्लिकेशंस जो है वो में नाम आएगा, जाहिर सी बात है, आपका एज सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, फोर्थ ऑथर, यू स्टिल प्लेड योर पार्ट। तो वो चीज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ओनली इफ वो रिसर्च की जो डायरेक्शन है वो हाईली और कंपैरेटिवली बाकी चीजों से जो आपने की है उससे ज्यादा जो है ना वो रिलेट करती है इस प्रोग्राम से। अगर दैट इज द केस, देन यू शुड मेंशन इट, एंड देन यू शुड जस्ट राइट योर एक्सपीरियंस कि मैंने, सॉरी यू आर सेइंग समथिंग, ओके। तो आपको ये चीज मेंशन करनी है कि मैंने ये पार्ट, अच्छा आपको ना एक काइंड ऑफ एक कनेक्शन बनाना है कि मैं अपना FIP मैंने इस पे किया था, या मेरा जो रिसर्च डायरेक्शन था वो इस था, एंड देन आई फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दिस मलेशियन पर्सन। ठीक है, इस रिसर्च डायरेक्शन में, और उसमें से आपने क्या सीखा, व्हाट वाज योर एफर्ट्स, और आपने क्या सीखा, और जो आपने वो सीखा है वो आपको कैसे हेल्प करेगा इन दिस प्रोग्राम। That's how you can connect all these three things. Mohsin, do you have something to say? I'm sorry, मैंने शायद बहुत डिटेल आंसर दे दिया आपको। नहीं, काफ़ी अच्छा आंसर्स है। बस मैं एक पॉइंट ऐड कर दूंगा। पहले क्वेश्चन के लिए जब मैंने अपना फर्स्ट पैराग्राफ लिखा था तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी को मेंशन नहीं किया था, सिर्फ अपने जॉब एक्सपीरियंस को मेंशन किया था, विच वाज इन PTCL। सो जैसे कि अभी आगा ने भी मेंशन किया था कि मास्टर्स प्रोग्राम स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में नहीं होते, बल्कि वो कोई स्पेशल फील्ड होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड जो थी वो फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स थी, और जो कि मेरे PTCL जॉब एक्सपीरियंस से बिल्कुल रिलेटेड थी। तो मैंने डायरेक्टली उसी को लिख दिया था कि मैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो था वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत काम किया था, और फिर मैं डायरेक्टली जंप किया था PTCL के एक्सपीरियंस पे, और फिर मैंने प्रोग्राम का नाम लिख दिया था। तो आई थिंक यही अच्छी अप्रोच होती है कि आप डायरेक्ट जंप करें टूवर्ड्स द प्रोग्राम, आप बिल्कुल अपने चाइल्डहुड से स्टार्ट ना करें। और फिर वो सेकंड पॉइंट था वॉलंटियर वाला। उसके लिए मैंने जो स्किल्स होते हैं जैसे लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, इन स्किल्स को मेंशन मतलब उनसे रिलेट किया था कि मुझे वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस से लीडरशिप, टीम वर्क को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था, और अब मैं फील करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा एज अ टीम प्लेयर काम कर सकता हूँ। तो ये कीवर्ड्स होते हैं, ये आप ज़रूर लिखें। और जो लास्ट था अबाउट दैट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तो मेरे ख्याल में उसमें बिकॉज वो कोई मलेशियन इदारा था, तो आप उसको एज अ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हाईलाइट करें, वो जो कि बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो स्टैंड आउट करेगा कंपेयर टू अदर एप्लीकेंट्स जो कि सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी को लिख रहे होंगे। तो आई थिंक दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
Thank you, Mohsen. All So, right, thank you so much. okay. Who's next? Kaisar Khan. Yes. Yes. Uh, थोड़ा सा, if you can speak louder. Yes, yes, yes. Go ahead. Okay, Mohsen, you can give the answer. And just to tell you, call might end in 10 to 8 minutes, 8 to 10 minutes. तो अगर ऐसा होता है तो then जो भी सुन रहे हैं, जो भी हैं अभी यहाँ पे, we will send you another link and then you can join it again. Okay? Yes, Mohsen, you can answer the question. या तो मेरे ख्याल में इसका अभी जैसे किसी स्टूडेंट और ने भी पूछा था कि वो लास्ट ईयर रिजेक्ट हुए थे तो वो किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई थिंक मेरे ख्याल में यही है कि जो आपने लास्ट 1 ईयर में जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं थ्रू जॉब या रिसर्च, आप उनको ऐड ऑन करें ऑन टॉप के जो आपने लास्ट ईयर किया था। और आप फिर अपने लेटर को रिव्यू करवाएं, बिकॉज अब जो स्कोर ज़्यादा नहीं था तो देयर कुड बी लॉट्स ऑफ रीजंस। तो वो फिर कोई रिव्यू करने के बाद ही पता लग सकता है कि क्या मिस्टेक्स थी। और अबाउट द वॉलंटियर एक्सपीरियंस, वो वॉलंटियर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द प्रोग्राम तो बहुत मुश्किल है, बट जो मुझे लगता है कि वॉलंटियर एक्सपीरियंस इज़ अ गुड थिंग टू हाईलाइट योर टीम वर्क स्किल्स एंड कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कितनी अच्छी कर सकते हैं। और बिकॉज इरेस्मस के अंदर बहुत से मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के लोग आते हैं और यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो इस चीज़ को हाईलाइट किया जा सकता है कि आप, क्योंकि आपके पास वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का, डील करने का एक्सपीरियंस है, सो आप ज़्यादा ईज़िली अडेप्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स यूरोपियन कल्चर, और आप ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल हैं। तो आप इसे इस तरह से टूवर्ड्स यूरोपियन या इरेस्मस अप्रोच जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं एज अ जनरल आइडिया। सो दिस इज माय आंसर। Thank you, Mohsen. Uh, just one thing I can add about volunteer thing, कि अगर इरास्मस जो है ना सिर्फ एक एकेडमिक प्रोग्राम होता तो वो लिख देते कि भाई सिर्फ हमें नर्ड्स चाहिए, सिर्फ वो लोग चाहिए जिनकी CGPA जो है वो 3.9 से ऊपर हो, बाकी लोग जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो दे आर लुकिंग फॉर मोर ओवरऑल पर्सन जो कि बहुत सारी चीज़ों में एक्टिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉलंटियर का काम है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके चीज़ में ये होता है कि जब आप वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, जब आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाते हैं, देन यू टॉक विद देम एंड देन टेक केयर ऑफ देम, जो है ना इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कल्चर, क्रीड, एनीथिंग, रिलीजन। तो बेसिकली एक सेल्फलेस एक्ट है आपकी तरफ से, और ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट शो करती हैं आपका, आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आप एज अ पर्सन क्या हैं, ठीक है। तो ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। एंड ऑल्सो ये भी चीज़ करता है कि आप डिफरेंट एग्जिस्टेंस को के तरफ कितने टॉलरेंट हैं, आपकी टॉलरेंस लेवल कितनी है, बाकी जो लोग हैं आप उनके साथ कैसे रह सकते हैं, कैसे नहीं रह सकते, बिकॉज यू गोइंग टू लिव विद डिफरेंट नेशनैलिटीज़ जो कि बहुत डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उनके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ जब आप वॉलंटियर एक्सपीरियंस लिखते हैं ना तो ये आपका ये पर्सनल एट्रीब्यूट शो करवाता है, क्योंकि बेसिकली
इंटरव्यूज या ये सारी चीजें तो बाद में आती है ना, आपको वो एज अ पर्सन कैसे जज करें, ये बेसिकली एक वे है अपने आप को एज अ पर्सन शो करने का इन फ्रंट ऑफ द इवैल्यूएटर्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वॉलंटियर वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एज अ पर्सन शो करने में, एंड ऑल्सो आप एज अ पर्सन कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी भी अगर किसी को वॉलंटियर के बारे में सवाल है तो आई थिंक आई क्लियर्ड इट अप फॉर यू पीपल। या देखें, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास 18-18 पेपर थे, दे स्टिल कुडंट गेट इट, और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो अपने 7th सेमेस्टर में थे, दे गॉट इट। ठीक है, सो देयर इज नो रूल जहाँ पे आप जो है ना ये कह सकें कि अच्छा मेरे पास तो 20 पेपर हैं, अगर आपके पास 20 पेपर मैथमेटिक्स में है तो आप फिजिक्स के प्रोग्राम में सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो अगेन द की इज कि आप रिलेवेंट कितने हैं, आप उन पेपर्स को कैसे जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, अपने आप को रिसर्च स्किल्स को कैसे जो है वो कनेक्ट करते हैं उस पैराग्राफ प्रोग्राम से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। एंड अगेन ये चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो आपको आपकी होल प्रोफाइल को जो है ना एवेल्युएट करते हैं। तो अगर आपकी सीजीपीए सिर्फ 2.9 है या फॉर एग्जांपल 2.3 है और आपके पास जो है वो 15 रिसर्च पेपर्स हैं तो वो बैलेंस कर लेंगी, लेकिन अगर आपका आइट्स जो है वो सिर्फ 6 है तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके लिए। ठीक है, तो जस्ट डोंट फोकस ऑन वन थिंग कि अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है एंड यू फील कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, देन आई डोंट हैव अ चांस। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम डोंट फील टू कॉन्फिडेंट कि यार मेरे पास तो 15 पेपर है, मेरी तो कंफर्मेशन है, बस मैं तो हो जाऊंगा। सो जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट योर सेल्फ बेस्ट इन अ बेस्ट वे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि आपके पास कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं या कुछ चीज़ें कम हैं। ठीक है, एंड दैट्स वाई लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ कम है लेकिन स्टिल हाउ यू एक्सप्लेन योर सेल्फ, एंड एट द सेम टाइम अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हाउ यू आर बेसिकली पुटिंग दोज थिंग्स इन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर। ओके, मैमूना बतूल, यस। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। मैं आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। पहला ये सवाल है कि जब आप अपने मोटिवेशन लेटर में आप जो आपका स्पेशलाइजेशन ट्रैक है उसके बारे में जब आप जिक्र करते हैं उसको आपने कितना करना है, क्योंकि अक्सर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं, दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप किसी भी जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी है फॉर द सेकेंड ईयर आप उसमें लाइक पढ़ने आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर स्लॉट है उसमें या नहीं। तो आप जब इसमें मेंशन कर रहे हो अपना इंटरेस्ट, तो आपने किस हद तक अपने उस जो आपका इंटरेस्ट है उसको मेंशन करना है कि वो ये भी ना शो करे कि आप अनविलिंग हो किसी दूसरी ट्रैक में जाने के लिए। Mohsin, do you want to go first? Do you have something? या तो बेसिकली कुछ मैंने देखा है कुछ प्रोग्राम्स के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है जहाँ पे मतलब मोटिवेशन लेटर की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं कि आपने क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि आपका कौन सा स्पेशलाइजेशन ट्रैक है और आप उसमें इंटरेस्टेड क्यों हैं, आपको डिटेल में लिखना होता है। बट मेरे प्रोग्राम के अंदर ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने सिंपल एक पैराग्राफ बनाया था अबाउट दिस कि मैं फर्स्ट ईयर में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, सेकेंड ईयर में कौन सी में हूँ, और फिर मैंने प्रोफेसर्स के नाम लिखे थे और मैंने जो मेरे सीनियर थे जो इस प्रोग्राम में पहले से थे उनसे डिस्कशन किया था। उन्होंने बताया था कि ये प्रोफेसर्स इस फील्ड में हैं और ये लैब्स हैं और ये कोर्सेज हैं। तो मैंने उसको रिलेट कर लिया था अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस के साथ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। तो इफ़ यू कैन कॉन्टेक्ट सम सीनियर्स जो कि आपको फर्स्ट हैंड शेयर करें कि वो ट्रैक या स्पेशलाइजेशन के अंदर कौन सी फील्ड्स हैं और कौन से प्रोफेसर्स हैं, और फिर आप उसको लिस्ट कर लें और फिर अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपीरियंस जो भी हैं उनसे रिलेट करें। आई वुडेंट रिकमेंड कि आप रेंडमली सब लिख दें कि मतलब ये प्रोफेसर्स हैं ऑनलाइन सर्च करके, वो पे लगेगा फेक लगेगा कि आपने बस नाम लिख दिए हैं। तो देयर शुड बी अ रीज़न कि आपने क्यों उस स्पेशलाइजेशन ट्रैक को इस तरह से लिखा है। तो दिस इज माय सजेशन। सही, थैंक यू मोहसिन। अच्छा जी, अगेन आई वुड जस्ट से दिस थिंग कि
आपको पहले ये देखना है कि उन्होंने, अगर आपने आपसे स्पेसिफिकली मांगा है कि प्लीज जस्टिफाई कि आप क्यों इस जगह पे जाना चाहती हैं, तो देन इट मीन्स कि दे वांट यू टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, इट मीन्स कि दे वांट यू टू एम्फिसाइज ऑन इट, और अपनी इंटरेस्ट आपको फुल शो करना है कि मुझे यहाँ क्यों जाना है। एंड इट जस्ट नॉट बी कि बस मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद है या ये चीज़ है, आपको बहुत प्रोफेशनली साउंड करना है कि क्योंकि मेरा, फॉर एग्जांपल, जब मैं अपने प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा था, व्हाट आई डिड इज, मैंने, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर नॉर्वे था, सेकंड फ्रांस था, एंड थर्ड जो था वो मुझे चूज़ करना था कि मैं नॉर्वे दोबारा वापसी जाना चाहता हूँ या मैं फिनलैंड जाना चाहता हूँ। तो मैंने जब फिनलैंड में देखा तो वहाँ पे कुछ जो सब्जेक्ट्स थे वो एग्जैक्टली रिलेवेंट थे जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट था थीसिस करने का, या मेरा जो एम था कि मुझे यहाँ पे करना है। देन मैंने मेंशन किया एग्जैक्टली क्योंकि ये रिसर्च ग्रुप जो है वो ये के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। एंड ऑल्सो देयर वाज एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो कि मुझे जिसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बेसिकली टू वर्क विथ अ रिसर्च हॉस्पिटल सेंटर इन फिनलैंड। तो ये चीज़ें अगर आप कोई चीज़ देख रही है ना जो कि आपको बहुत इंटरेस्ट लग रही है कि दिस आई हैव टू डू, तो देन यू हैव टू मेंशन इट। अगर उन्होंने पूछा है आपसे तो फॉर एग्जांपल यू हैव टू डेडिकेट होल वन पैराग्राफ टू दैट। अगर ये नहीं है मेंशन एंड देन आप अपनी तरफ से जो है वो एक इंटरेस्ट शो करना चाह रही हैं, तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जब फॉर एग्जांपल लिख रही हैं ये कि मुझे ये प्रोफेसर जो है ना वो ये इस प्रोफेसर के साथ काम करना है, एंड फॉर एग्जांपल you did no research about him or her, and then for example अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच जाती हैं and then like and वही प्रोफेसर आपके सामने आपका इंटरव्यू ले रहा है, then it would be a really difficult thing for you, and even जब आप प्रोग्राम में सिलेक्ट भी होंगी तो try to तो ये सारी cut those things. ओके, थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन कि जब हम अपनी ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स जो है वो अगर हम लिस्ट आउट कर रहे हैं अपने सीवी में जो रेलिवेंट है हमारे प्रोग्राम से, तो उनको हमने किस तरीके से मतलब लिस्ट डाउन करना है? लाइक जस्ट नेम मेंशन करना है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट या किसी ऑनलाइन क्या, सॉरी? सर्टिफिकेट्स फॉर एग्जांपल हम लिंक्डइन से या कोर्सेरा से कर रहे हैं, वो कैसे हम लिस्ट डाउन करेंगे? सर्टिफिकेट्स उसको नहीं बोलते, उसको कोर्सेज बोलते हैं। खैर, तो देन यू कैन राइट बेसिकली कि मैंने ये कोर्स किया, उसकी आप लिंक डाल दें, एंड देन यू कैन राइट कि इस कोर्स में 2 पॉइंट्स में, जैसे आप फॉर एग्जांपल कहीं पे जॉब करती हैं, कोई आपने प्रोजेक्ट किया तो कंसीडर इट एज अ प्रोजेक्ट, लेकिन डोंट पुट इट इन अ प्रोजेक्ट सेक्शन, पुट इट इन अ कोर्सेज सेक्शन, और वहाँ पे आप कीवर्ड्स लिखें कि मैं इस कोर्स की मदद से मैंने ये चीज़ें सीखी। तो दैट्स हाउ यू कैन पुट दीज थिंग्स देयर। लेकिन इतनी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, बिकॉज वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब आप कोर्स की लिंक वहाँ पे अपलोड कर लेंगे, और सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि ये किसके बारे में है, तो देन, और वो ऑलरेडी कोर्सेरा से है, आपने लिया है या कहीं और किसी वेबसाइट से, तो देन इट्स ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो आपने क्या काम किया था। बट जब हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं जो कि पब्लिश नहीं है, एंड ऑल्सो कहीं भी जॉब करते हैं, तो वहाँ पे मेंशन करना ज़्यादा होता है, ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए कि यहाँ पे मैंने क्या काम किया था, मेरे क्या एक्सपीरियंस था। बट इन केस ऑफ कोर्सेज आप सिर्फ कीवर्ड्स लिख सकती हैं कि मैंने ये चीज़ें सीखी यहाँ से। दैट्स इट। कोर्सेज के सेक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे कुछ सवाल थे। सबसे पहले एक LOM की एवेल्यूएशन हुई थी, वो मैंने मिस कर दी थी। लास्ट ईयर मैंने इरास्मस ड्रीम प्रोग्राम में अप्लाई किया था, तो उसमें मेरा सेल्फ पे नेम आया था। मुझे कुछ सवाल ये थे कि मेरा एनर्जी इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और लास्ट 3 इयर्स से मैं जॉब कर रहा हूँ डिफरेंट कंसल्टेंसी फर्म्स में और EPC कंपनीज में। इसके साथ साथ मेरा अपवर्क का एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने USA बेस्ड रिसर्च कंपनीज हैं उनके लिए काम किया है। तो अपने LOM में इसका मुझे मेंशन करना ज़रूरी है, मेंशन कर सकता हूँ या नहीं? और दूसरा ये कि हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रही है सिमुलेशन बेस्ड पे, जो कि फेब तक मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या मैं इसका टॉपिक इंक्लूड कर सकता हूँ अपने LOM में, और LOM की कोई
अप्रोप्रिएट लेंथ क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसको अपने सर्टिफिकेशंस को कुछ डिफाइन कर रहा हूँ और एक्सपीरियंसेस को तकरीबन वो 2 पेजेस से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो इसका थोड़ा सा मुझे बता दिएगा। थैंक यू। अच्छा, पहले जो मैं आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ आपको। पहले तो ये कि आपको चेक करना है क्या उन्होंने कोई वर्ड लिमिट दी है। अगर दी है तो देन यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। अगर वो 500 वर्ड्स हैं, 700 वर्ड्स हैं, 1000 वर्ड है, जो भी है, यू हैव टू बी विद इन दैट। ठीक है। दूसरी बात, अगर नहीं दी तो देन यू कैन गो, जो एक आइडियल लेंथ होती है वो होती है 800 से 900 वर्ड्स, जो कि होता है 1.5 पेज, मतलब 1 पेज और उसके बाद डेड और पैराग्राफ, 1.5 पैराग्राफ मोर ऑन अ सेकेंड पेज। अगर इतना हो रहा है तो गुड इनफ। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा भी हो रहा है तभी भी सही है, एज लॉन्ग एज योर कंटेंट इज रियली रियली रिलेवेंट और आपको लगता है कि ये चीज़ें में आई कैन नॉट अफोर्ड टू ओमिट दीज थिंग्स, देन पुट इट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कोई लेंथ नहीं दी। अगर उनको लेंथ से इशू होता तो वो खुद रख लेते, लेकिन उनको लेंथ से इशू नहीं था तभी उन्होंने कोई भी लिमिट नहीं दी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 पेजेस लिखते हैं। ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू प्रिसाइज थिंग्स एज मच एज पॉसिबल, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओमिट कर जाएं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और रिलेवेंट चीज़ें। इफ़ यू फील कि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है एंड कोई भी वर्ड लिमिट नहीं है, देन इट्स ओके, 1.5 पेज इज फाइन। दूसरा सवाल आपका, इफ़ यू कुड प्रिसाइजली समराइज इट अगेन, आई मिस्ड फ्यू थिंग्स, सॉरी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये था कि हमारी एक रिसर्च चल रही है सिमुलेशन बेस पे, जो कि फेब के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं उसको अपने में कर सकता हूँ। दूसरा, मेरा कुछ एक्सपीरियंस कंसल्टेंसी का है और अपवर्क का, यूएस बेस्ड कंपनीज का है, तो मैं उसको मेंशन कर सकता हूँ उसमें। सर ज़रूर कर सकते हैं अगर वो रिलेवेंट हो तो। ठीक है। अगर वो आपको लगता है कि जो है ना ये प्रोग्राम से रिलेवेंट हैं और या जो मैंने स्किल सीखी हैं ड्यूरिंग दिस एक्सपीरियंस वो मुझे हेल्प करेंगी, या मैंने कोई सब्जेक्ट्स पढ़े थे या मैंने कोई सॉफ्टवेयर सीखे हैं या कोई और स्किल सीखे हैं, तो देन यू कैन कनेक्ट इट। लेकिन अकेले बात ये होती है कि आप कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है। तो अगर वो प्रोग्राम में यू हैव टू सी कि रिक्वायरमेंट्स, ओके, मोशन इज हियर, ठीक है, मोशन, ओके, मोशन इज बैक। हाँ, मोशन, एक सवाल चल रहा था कि अगर, सॉरी, कुड यू रिपीट, आई जस्ट फॉरगॉट योर क्वेश्चन, सॉरी। बेसिकली जो मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात की, एनर्जी इंजीनियरिंग का ही वो एक्सपीरियंस है। कुछ रिसर्च कंपनीज हैं यूएस में, तो उनके लिए मैंने कुछ काम किया था, अभी भी मैं कर रहा हूँ, तो उसको मैं मेंशन कर सकता हूँ या नहीं। और पाकिस्तान में भी मैंने इसी रिलेटेड मैं काम कर रहा हूँ, जो जिस प्रोग्राम में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको मैं कैसे लिंक करूँ। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आपका जो ऑनलाइन यूएस का एक्सपीरियंस है या अपवर्क का जो एक्सपीरियंस है, आप वो मेंशन करना ठीक नहीं रहता। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा सा एड ऑन कर दें। मोशन, कैन यू आंसर? देन मैंने थोड़ा बहुत कर दिया है, लेकिन यू कैन आंसर इन दिस वेल। आई थिंक आप अपने स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं कि आपने ये जो अपवर्क एक्सपीरियंस किया है, इससे आपको क्या स्किल्स, लेट्स से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करें या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो उसमें कोई टेक्निकल टर्म्स होती होंगी जो आप हाईलाइट कर सकते हैं कि आपने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और आपको ये चीज़ सीखने को मिली है। तो आप उसको ना लिखें कि वो ऑनलाइन वर्क था या अपवर्क का वर्क था, यानी आप उसको अपवर्क या फाइवर का वर्ड इस्तेमाल ना करें। आप ये लिख दें कि आपने ये काम से ये एक्सपीरियंस गेन किया है और ये स्किल्स सीखे हैं। तो जो चीज़ सामने नज़र आ रही होगी वो स्किल्स नज़र आ रहे होंगे, और वो जो कहाँ से मिला है उसको थोड़ा सा आप ब्लर कर दें, और फिर आप उन स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने जो भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उससे कनेक्ट कर दें। सो मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटजी हो सकती है। यस, वेरी वेरी नाइस, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये दिस वाज इन माय माइंड एज वेल। आप थैंक यू। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ लाइक कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स मुझे मिले थे जहाँ पे ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी। उसमें से जब मैंने, ये लर्निंग कर्व था मेरे लिए, और जब मैंने वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए तो मैंने देखा कि मेरे अंदर ये स्किल्स आ गई हैं, या मेरी पॉलिश हो गई हैं स्किल्स, पहले भी थी लेकिन पॉलिश हो गई हैं थ्रू दिस रिसर्च प्रोजेक्ट्स। और अब वो जो पॉलिश स्किल्स हैं
वो मैं आपके प्रोग्राम के लिए ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे भी चैट में भी एक सवाल था कि व्हाट कैन यू प्रोवाइड टू द प्रोग्राम। सर डिपेंड करता है कि वो प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। पहली बात, अगर प्रोग्राम वो बहुत टेक्निकल है एंड यू फील के उसमें हाई स्किल्स रिक्वायर्ड है प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, एंड इफ़ यू फील कि यू आर क्वाइट गुड एट दैट, तो दैट यू कैन से कि जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँगा, तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ जो मैंने प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग में सीखी है, दैट आई कैन प्रोवाइड एंड आई कैन कोलैबोरेट विद पीपल। एंड ऑल्सो ये कि जो है ना, अगर आपके पास जो है वो साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स या रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो देन यू कैन से कि जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें मैं इन्वॉल्व हूँगा, तो उसमें मैं जो है वो अपने पार्टिसिपेशन शो कर सकता हूँ या अपना मैं पार्ट प्ले कर सकता हूँ। दैट्स हाउ यू कैन डू इट। व्हाट essential details should cover? Essential details, okay. खैर ये तो बहुत एक जर्नल सा सवाल है, लेकिन अगर मैं दो मेन चीज़ें बताऊं तो वो ये हैं। पहली तो क्योंकि एरास्मस के जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं, ठीक है, तो आपका एसेंशियल डिटेल तो ये है कि आप रिसर्च बैकग्राउंड आपका क्या है और आपके फ्यूचर गोल्स रिसर्च से पर्सपेक्टिव से कैसे जो है ना वो आपने सोचा हुआ है उसके बारे में, रिसर्च पर्सपेक्टिव्स आपके क्या हैं। दूसरी चीज़ आपकी ये है जो एसेंशियल चीज़ आप लेटर ऑफ मोटिवेशन में बता सकते हैं, अगेन द रिलेवेंसी पार्ट, कि आप कैसे रिलेवेंट हैं उस प्रोग्राम के लिए। ये दो एसेंशियल्स हैं मेरे हिसाब से जो कि मस्ट हैं किसी भी प्रोग्राम, एरास्मस प्रोग्राम के लिए, कि आपकी रिलेवेंसी क्या है, आप रिसर्च में कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने इंटरेस्टेड हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि अगर आप मास्टर से कर रहे हैं 2 साल की, तो ज़रूरी नहीं है कि यू आर गोइंग टू बी कि बस आप 100% ही जो है वो चीज़ें गिव करेंगे, देंगे उनको, आप कुछ लेंगे भी ना उनसे। तो यू कैन शो गैप्स के यार मुझे ये रिसर्च गैप्स मुझे नज़र आ रही है मेरे अंदर, ये मेरी वीकनेसेस हैं, और ये जो एरास्मस का प्रोग्राम है मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर रहा हूँ, जिसकी मदद से मैं अपनी इस वीकनेसेस को जो है ना स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट अ लेटर ऑफ मोटिवेशन। और ये दो एसेंशियल चीज़ें मुझे जनरल वे में जो अगर आपने सवाल पूछा है तो। मोहसिन, डू यू हैव समथिंग टू से ऑन दैट? आई थिंक यही है, मतलब रेलिवेंसी सबसे पहली है, बिकॉज मेरे लेटर के अंदर जो रेलिवेंट चीज़ थी वो मेरा जॉब एक्सपीरियंस था, बैचलर्स नहीं था। तो मैंने अपने लेटर में बैचलर्स को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया था, सिर्फ एक लाइन थी कि बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट्स इट। बाकी जो पूरा 50% जो पहला स्टार्ट था वो सिर्फ जॉब के बारे में था, बिकॉज वही रेलिवेंट था। और जो सेकंड एसेंशियल चीज़ मुझे लगता है मेरे लेटर में थी, वो फ्यूचर गोल्स थे। तो बहुत ही डिटेल्ड फ्यूचर गोल्स मैंने लिखे थे कि शॉर्ट टर्म गोल्स ये हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स ये होगा। और फिर मैंने उसके अंदर कि मैं इस एक्सपीरियंस को जो मतलब मुझे एरास्मस से मिल रहा है उससे मैं क्या गेन कर सकता हूँ फ्यूचर में। कि मैंने आइडिया दिया था कि मैं अपनी कोई कंपनी में आना चाहता हूँ और फिर मैं उसको किस तरह से जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में उनको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो आई थिंक फ्यूचर एलिमेंट जो होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि सीवी के अंदर आपका कोई फ्यूचर एलिमेंट नहीं होता, आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं लिखते कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ मोटिवेशन लेटर में नज़र आता है। तो इसलिए टूवर्ड्स द एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा फ्यूचर गोल्स होने चाहिए। सर अगेन द थिंग इज कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस जो है वो रिलेवेंट है लेटर ऑफ मोटिवेशन से, तो देन यू कैन एडिंग और नॉट इज नॉट एन इशू। द थिंग इज कि वो कितना लेंथ पे आपको ऐड करना है, दैट इज द मेन कंसर्न ऑफ लेटर ऑफ मोटिवेशन। ऑफ कोर्स आप जहाँ कहीं पे काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप एक काइंड ऑफ फ्लो बना रहे हैं अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में, तो आप कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे कि जैसे मोहसिन ने मेंशन किया था कि जो है ना वो इलेक्ट्रिकल कर रहा है बैचलर्स में, तो ही हैज़ टू डू इट, ठीक है। अब मेरा तो केस डिफरेंट था क्योंकि मेरा FIP एग्जैक्टली रिलेवेंट था उस प्रोग्राम से। तो
अगेन इज द थिंग इज कि जैसे मोहसिन ने ज़्यादा अपनी जॉब के बारे में लिखा था, मैंने ज़्यादा अपनी FIP के बारे में लिखा था, क्योंकि मैंने 7th सेमेस्टर में ही अप्लाई कर दिया था। और जो है ना, मैंने अपनी जॉब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, बिकॉज जब मैं अप्लाई कर रहा था तो आई वाज स्टिल इन 7th सेमेस्टर। तो अगेन इट वेरीज, सबके लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि जो मुझे जॉब मिली थी आफ्टर द क्या कहते हैं बैचलर्स, वो रिलेवेंट नहीं थी बिल्कुल भी प्रोग्राम से, बिकॉज दैट वाज लाइक इन PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, एंड मेरा जो प्रोग्राम था वो इमेजिंग से रिलेटेड था। तो इमेजिंग से, और वो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक का एक टेक्निकल काम होता है, वो कहीं भी रिलेवेंट नहीं था, लेकिन आई डिडंट हैव टू मेंशन इट इन माय प्रोग्राम। तो अगेन द थिंग इज के आपका एजुकेशन बैकग्राउंड ऐड करना या ना करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कितनी लेंथ पे और कितनी डिटेल में उस चीज़ को ऐड कर रहे हैं। हाउ स्पेसिफिक टू यू टू बी अबाउट यू? यस, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि हम ये लिखते हैं कि ओके मैं PhD करना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। दिस इज़ नॉट इनफ, क्योंकि एक चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको कोई भी चीज़ आप करें ना जब भी, क्योंकि इरास्मस एक लॉटरी नहीं है कि आपको मिल गई अब एंड दैट्स इट। आपको स्ट्रगल करना है, एंड देन इरास्मस के बाद भी जो है ना, वो एक अलग ही स्ट्रगल्स हैं अंटिल यू फाइंड द जॉब। तो आपको बहुत श्योर, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग अ लेटर ऑफ मोटिवेशन, बट इन जनरल इन लाइफ एज वेल, यू हैव टू बी रियली रियली श्योर कि आपको क्या करना है लाइफ में। एंड स्पेसिफिक आप ऐसे हो सकते हैं कि आपको अपना रोल पता हो कि मुझे क्या रोल करना है 5 साल के बाद, वेयर एम आई सीइंग माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा था, बट अगेन द लाइफ इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक, और रिसर्च फील्ड चेंज होती रहती हैं, एंड वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। तो हम चेंज होते रहते हैं, हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं। लेकिन जब 5 साल पहले या 4 साल पहले जब मैं लिख रहा था, आई रोट कि मैं जो है वो मेडिकल इमेजिंग एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू वर्क एट WHO, ठीक है, एंड वहाँ पे मेरा ये रोल होगा, मैं इस तरह से जो ये रिसर्च करंटली हो रही है उसको मैं कमर्शलाइज करूँगा, उसको मैं डेली रूटीन में कैसे का पार्ट बनाऊंगा। सो दिस इज हाउ मच यू हैव टू बी स्पेसिफिक, एंड यू हैव टू राइट फ्यू, फॉर एग्जाम्पल टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, जो भी चीज़ें आपको समझ आती हैं। अब वो डिपेंड करता है हर प्रोग्राम पे, वो डिफरेंट होता है, लेकिन यू हैव टू बी क्वाइट स्पेसिफिक अबाउट इट। आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि मैं जो है वो मास्टर्स के बाद सिर्फ जो है PhD करूँगा, या फॉर एग्जांपल मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू डू, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, सो यू हैव टू बी क्वाइट स्पेसिफिक अबाउट इट। एनीबडी एल्स? But do we need a research proposal in Erasmus? Mohsen? मैंने तो नहीं, आई थिंक अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो उसमें होता है, या किसी मास्टर्स बाय रिसर्च कुछ होती हैं प्रोग्राम्स अदर देन Erasmus यहाँ पे रिक्वायर्ड है। रेफरेंस लेटर, इसका मतलब जो है, सर सॉरी वी आर नॉट डिस्कसिंग प्रोफेसर स्कॉलरशिप हियर। Are we supposed to mention this, Mohsen? और तो ये किसी और दिन हम फिर इस पे बात करेंगे। रिसर्च प्रपोजल सर अगेन वही होता है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है, प्रोजेक्ट से रिलेवेंट होना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे जो है वो आपकी मेथोडोलॉजी वर्क करेगी, एंड दैट्स, अब लिटरेचर रिव्यू आपको पढ़ना पड़ता है कि प्रीवियसली क्या काम हुआ है, क्या गैप है। So that's how you write research proposal. And reference letter, do you mean recommendation letter, if I'm correct? I think अगर जी सर बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत एक लेटर फॉर्म में होनी चाहिए, नॉट इन ऐसे फॉर्म। यस आर कह रहे हैं, अच्छा यार रिकमेंडेशन लेटर, अगेन मैं सबको यही बताता हूँ, इवन दो ये टॉपिक नहीं है जब हम बहुत डिफरेंट एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन मैं क्विकली अगर आपको आंसर कर दूँ तो इट शुडंट बी फुल ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। हर
अगर आपको कोई एक बेसिकली जामिन हो रहा है ना रिकमेंडेशन लेटर में, कोई somebody is taking a responsibility of you कि मैं इसको नॉमिनेट कर रहा हूँ for this thing and I take the responsibility के and I assure you कि ये बंदा अच्छा होगा, तो it has to be very very closely related to that professor. आपका उसके साथ काम किया हुआ होना चाहिए, he should know you personally, और उस प्रोफेसर ने आपकी ग्रोथ देखी हो and he should be able to write it for you. तो ये चीज़ें आई थिंक रिकमेंडेशन लेटर्स में जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं. इट शुडंट बी जर्नल कि ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग और दीज थिंग्स. इट शुड बी मोर रिलेवेंट टू योर वर्क कि आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स कौन से किए थे, क्या परफॉर्मेंस थी आपकी, आपने किस टॉपिक पे काम किया था. So this is all about recommendation letter, I believe. Can individual link position with Mohsin, do you want to answer that? Chat में. How can individual link a lecturer position? आई थिंक डिपेंड करता है कि किस फील्ड से रिलेटेड लेक्चरर पोजीशन है और किस प्रोग्राम में अप्लाई किया जा रहा है. दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा. एक ओवरऑल जो मुझे लगता है कि अगर आप लेक्चरर पोजीशन पे हैं तो आप ये हाईलाइट करें कि आप कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ नहीं करते. एजुकेशन को मतलब आप पुराने तरीक़ों से नहीं पढ़ा रहे, लेक्चर नहीं दे रहे, बल्कि आप नए टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. मैंने लेटर पढ़ा था इससे रिलेटेड जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि वो सिमुलेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स को चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए. इसके अलावा जो आजकल वीडियोस होती हैं या ऑनलाइन टूल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा जो पुराने पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते थे वो उनको यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि वो ऑनलाइन इंटरैक्टिव एग्ज़ाम्स बना रहे हैं, इंटरव्यू बेस्ड एग्ज़ाम्स ले रहे हैं. तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपकी जो लेक्चरर पोजीशन है आप उसको आप कौन से नए टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आज के हिसाब से किस तरह से अपडेटेड है, और फिर आप उसको इरेस्मस के प्रोग्राम के साथ जिस तरह से भी लिंक करना चाहें रिलेटेड टू प्रोग्राम वो हो सकती है. इसका सवाल जो है वो बहुत सब्जेक्टिव भी है एंड ऑल्सो ये बहुत वेरी करता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन कि आप कितनी अफोर्ड कर सकती हैं चीज़ों को. बट जस्ट टू लेट यू नो कि ये बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप तो है, प्रोग्राम तो है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी है. एंड एट टाइम्स जब आप सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रही हैं तो you have to be really really financially stable. If you think you are, so I would say go for it because it's a really good opportunity for you. क्योंकि after 2 years ये जो है ना आपके लिए बहुत सारी opportunities open करेंगी. But again मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप लाइक अगर आप अप्लाई ही कर रहे हैं बाहर तो फिर why don't you apply for Germany या फिर इटली, जहाँ पे जर्मनी में तो जो एजुकेशन है पब्लिक इंस्टीट्यूट में वो फ्री है. सो देन यू डोंट नीड टू पे, और आपको सिर्फ अपना खर्चा उठाना होता है जो कि आप जॉब से कवर कर सकते हैं. और इटली के अंदर देयर आर अदर स्कॉलरशिप्स लाइक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आराम से मिल जाती हैं. तो आई वुड से कि आप उनको टारगेट करें, क्योंकि इरेस्मस प्रोग्राम में सबसे बड़ा मसला होता है कि आपको बार बार मूव अराउंड होना होता है. और अगर आप नॉर्थ ऑफ यूरोप में हैं, लेट्स से नॉर्वे या नेदरलैंड साइड पे, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं वहाँ पे रहना. तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं इरेस्मस प्रोग्राम में. सो आई वुड रिकमेंड कि आप बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से डिसीजन लें, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता है. यस, एंड इफ आई कैन ऐड वन थिंग कि ये बिल्कुल बात सही थी. अगेन मैंने आपको बोला कि नहीं ये बहुत सब्जेक्टिव है. आपका गोल क्या है इन दी एंड व्हाट यू वांट टू डू. यू वांट टू सेटल इन यूरोप किसी शेंजन एरिया में, तो या आपको शेंजन वीज़ा चाहिए टू गेट सेटल एंड यू वांट टू ट्रैवल अराउंड एज वेल एंड वांट, तो आपको भी सेम ही पर्क्स मिलेंगी जो कि एक इरास्मस को पर्क्स मिल रहे हैं क्योंकि आप दोनों का वीज़ा सेम है.
ठीक है, बट अगेन अगर आपका गोल ये है कि मुझे इरास्मस के एक्सपोजर चाहिए, एंड इरास्मस का बिल्कुल उसके पर्क्स हैं, एक डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, यू गेट टू लिव इन मोर देन 3 to 4 कंट्रीज फॉर मोर देन 6 months, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है अंटिल अनलेस कि आपको कोई इंटर्नशिप्स मिलती हैं या कुछ मिलता है। अदरवाइज आप सिर्फ कम 3 महीने के लिए जा सकते हैं। इफ यू आर लिविंग इन जर्मनी एंड यू वांट टू लिव इन नॉर्वे, तो आप सिर्फ 3 महीने के लिए जा सकते हैं। बट इफ यू वांट टू गो ऑन इरास्मस, अगर आप इरास्मस पे जाएंगे तो यू कैन गो फॉर इट फॉर लाइक मोर देन 3 months। ये चीज़ भी है। मेरा एक दोस्त था फ्रॉम वियतनाम, एंड ही केम ऑन अ प्रोग्राम ऑन सेल्फ फंडेड, ही मैनेज एवरीथिंग एंड नाउ ही इज वर्किंग इन नॉर्वे। थोड़ा सा मुश्किल था उसके लिए, बट स्टिल ही मैनेज जो है ना कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करके भी और फ्रीलांसिंग करके भी, क्योंकि ही वाज़न्ट दैट फाइनेंशियली स्टेबल। बट अगेन द थिंग इज, इफ़ यू आर 100% यू फील देख के मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ एंड 1 करोड़ या 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ आई कैन मैनेज ईजिली, तो देन आई वुड से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। एंड इफ़ यू थिंक ये बहुत और हाईली रिलेवेंट है मेरे फील्ड से ये प्रोग्राम, और आई नीड टू डू दिस स्पेशलाइजेशन इन, यू नो कि इस मास्टर्स के बाद मुझे जो है वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो देन you should consider it. But again, if the goal is to only to settle in Europe, then Germany is the best option, or let's say Central Europe. Okay. Anybody else? Anybody else? Are you writing something? At least just say it. Otherwise, we can just wrap it up. All right. Thank you, Maria. एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, कैन वी ऐड ऑनगोइंग रिसर्च? कहाँ पे है ये मुजम्मिल ने पूछा था, लाइक सेकंड क्वेश्चन है ये। yes you can, and this is where जहाँ पे जो है ना आप अपने सेकंड पैराग्राफ में चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और आपका रिसर्च ग्रुप जो है वो भी इससे अलाइंड या इससे रिलेटेड रिसर्च पे काम कर रहा है, तो आई थिंक ये मेरे लिए एक अच्छी एक्सटेंशन होगी मेरे रिसर्च करियर के लिए, अगर इसमें प्रोग्राम में मैं सिलेक्ट होता हूँ। तो दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट, दैट्स वन अदर वे टू कनेक्ट। कि मैं, क्योंकि मैं ना ये बोल सकते हैं कि मेरा इवन दो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा स्विच किया है टुवर्ड दिस रिसर्च डायरेक्शन, एंड आपका जो है वो जो गोल है या इस प्रोग्राम का जो रिसर्च डायरेक्शन है इस प्रोग्राम की ओवरऑल, वो इस तरफ है, एंड आई बिलीव कि वो दोनों अलाइन करते हैं आपस में। तो आई बिलीव इट वुड बी ए नाइस एक्सटेंशन टू माई रिसर्च करियर। That's how you can connect. All right. Mohsen, anything else to say? मेरे साइड से कुछ नहीं है। I'm done as well. Okay. All right. Just concluding remarks ये मैं हमेशा यही बोलता हूँ, letter of motivation is not everyone's cup of tea. ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बस मैं आराम से लिख के निकल जाऊंगा, तो इट्स नॉट। ये एक बहुत बहुत इटरेटिव प्रोसेस है। हमने भी 15 से 20 ड्राफ्ट बनाए थे, आपके मे भी 5 से 6 बने, लेकिन बनेंगे ज़रूर। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइन ट्यून इट अंटिल द वेरी लास्ट मोमेंट। तो अगर पहला जो है वो आपको फीडबैक आपको मिल रहा है कि यू आर नॉट दैट गुड, आपको अच्छी चीज़ें नहीं लिखी आपने, इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव। तो इसमें कोई भी फील करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं बहुत पीछे हूँ या मुझे तो कुछ नहीं आता या कुछ नहीं आता। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और जस्ट गिव योर बेस्ट। बाकी जो है ना टेंशन ना लें इस चीज़ की, जस्ट कंसीडर इट मोर लाइक अ गेम कि ठीक है एक दफ़ा मैंने ट्राई किया नहीं हुआ, जस्ट कंसीडर कि कहाँ पे गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, and then just try it again and you will get successful for sure. All right, so that's it I guess. Mohsen?
एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर टाइम एज वेल ज्वाइन करने के लिए, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू। ठीक है मोहसिन, तो हाँ, कंक्लूड करता हूँ। ओके, आपको कुछ कहना है तो वी कैन, अदरवाइज वी कैन जस्ट कट इट। या लाइक मेरा भी जनरल ही एडवाइस यही होता है सबको कि जो आपकी बेसिक अप्रोच होती है लेटर के अंदर वो ये होनी चाहिए कि आप हर जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं आप उसका रीज़न लिखें। ये एक जनरल शायद फिलोसफी भी है कि आप वाई को आंसर करें, वाई, क्योंकि हर लेटर में सबने वट लिखा हुआ होता है कि आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, लेकिन जो मुझे लगता है मोटिवेशन लेटर में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो वाई होता है कि क्यों किया था, क्यों किया आपने, जैसे जॉब की थी क्यों की थी, उसके पीछे रीजनिंग क्या थी। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने वाई को आप क्लियर करें तो वो एक काफ़ी अच्छा अप्रोच होता है फॉर मोटिवेशन लेटर। ऑलराइट, परफेक्ट। Thank you so much, Mohsen, and thank you so much everybody else as well. Bye bye. Stay blessed. बाय बाय। Bye.